अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। हमारे साथ में अजमत खान साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है। आज 14 अगस्त 2024 है और 14 अगस्त 2024 को जिस तरह से अजमत खान साहब ये मैसेज देना चाह रहे हैं परभनी वासियों को, हकीकत में कल 15 अगस्त 2024 है और देश का आजाद होने का जो मामला है, देश के आजादी के समय पर किस तरह से हमारे देशवासियों ने जश्न मनाना चाहिए और यहाँ पर किस तरह की बात करनी चाहिए, ये हम खुद जानते हैं। अजमत खान साहब इनकी जानिब से और अग्निवीर के बारे में किस तरह की बात ये कहते हैं और देश के पॉलिटिशियंस के बारे में किस तरह का इनका रुख है, ये जानते हैं। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं इस बात को कि यहाँ पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए देशवासियों की, और कल 15 अगस्त 2024 है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वक्त कैसा बदलता, हालात कैसे बदलते और वक्त कैसा घुटने पे किसको लाना चाहता, अल्लाह ताला की क्या प्लानिंग रहती। देखिए, आप पहले क्या था, घर घर मोदी जी, आज क्या है, घर घर तिरंगा। जी जी, बिल्कुल सही। अरे तिरंगा तो हर मुसलमान हिंदू वर्ग ने, हर हिंदुस्तान के दिल में तिरंगा है। तो मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बब्बू के भाई जो तिरंगा है ना, अपने घरों पे भी लगाओ और जितने ग्राउंड आपके पास है, हर कमेटी का, हर एक कॉलोनी का एक ग्राउंड रहता, ओपन स्पेस रहता, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए सरकार फैसिलिटीज देती। उसके अंदर आप क्या करो, कमेटी बनाओ। आज 14 अगस्त है, मेरी बात सुनो, और जल्दी 15 अगस्त के दिन फजर की नमाज पढ़ते ही आप क्या करो, झंडे लगाओ और उसकी हिफाजत करो, ताकि क्या एहसास होना कि भाई ये हिंदुस्तानियों में, हिंदुओं में लगा। हकीकत में देश के 75वें वर्धापन दिन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने जिस तरह से ये बात मैसेज पूरे देशवासियों को दी है कि हर घर तिरंगा होना बहुत जरूरी है। और आज हम अगर देखेंगे तो मोबाइल में एक टोन बजता है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और हकीकत बात है कि देश को आजाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 76 साल हुआ है। 15 अगस्त ये 76वां साल है देश को आजाद हुए। जिस तरह से यहाँ पर हर देशवासी के दिल में अपने देश के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपने देश के प्रति यहाँ पर जिस तरह से आदर और सम्मान होना चाहिए। देश को आजाद करने में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उन देशवासियों को भी हमारा सलाम है। जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, जिन लोगों ने हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई है। आज ये हाल हो चुका है कि घर घर तिरंगा, जो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही नहीं बल्कि देश में हर दिन, साल के 365 दिन इस तरह का माहौल बना हुआ रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा एहतराम, इज्जत मुल्क के ताल्लुक से रहती थी, लेकिन पॉलिटिक्स जो ये खेल खेल रहे हैं, नफरत दिलों में पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन हर हिंदुस्तान के दिल में आप नफरत पैदा नहीं कर सकते। ये हमारा जज्बा है। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अदबन आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप बता दो कि भाई हम भी हिंदुस्तानी है और हम भी जितना जज्बा रखते किसी और से कम नहीं रखते, क्योंकि ये हमारा कानूनी हक है। और अल्लाह ताला की तरफ से भी ऐसा रहता है कि भाई जहाँ तुम जिस मुल्क में रहो या वहाँ की वफादारी करो, और अगर वो वहाँ की तुम्हारे वहाँ से गद्दारी करेंगे तो वो तुम मुसलमान भी नहीं है, और मुल्क के गद्दार में जो शामिल हुए वो तुम इस्लाम से भी खारिज है। बिल्कुल सही बात है। हकीकत बात है कि जिस देश में भी आप रहते हैं, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी देश का कोई भी यहाँ का नागरिक हो, अपने देश के प्रति आदर सम्मान होने चाहिए और अपने देश के प्रति इस बात में कोई शक नहीं कि वफादारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान पिछले कई वर्षों से लगातार हिंदुस्तान के आजादी का जश्न मनाते हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं। 26 जनवरी को भी मनाया जाता है और 15 अगस्त को भी आजादी का जश्न मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे अंदाज में आजादी का जश्न आप तमाम ही हिंदुस्तानी लोग मनाते हैं। जिस तरह से ये आजादी का जश्न मनाया जाता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम ही समाज के लोगों को जो हिंदुस्तानी है, ये लोगों ने किस तरह से यहाँ पर कल 15 अगस्त को आजादी का पर्व मनाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह ईद मनाते, रमजान है, बकरीद है, जितने भी ईद हम फेस्टिवल मनाते, उससे ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के बता दो कि मुसलमान ये भी एक ईद के तौर पे मनाते। अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, जो स्कूल में बच्चे जा रहे वो बच्चों को तैयारी करो, और फजर के बाद से करो। ये झंडा जो है ना, 15 अगस्त का झंडा, जल्दी सुबह जितना जल्दी हो सकता उतनी जल्दी अगर चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 6 बजे के बाद फजर खत्म हो जाती नमाज। अपने घरों से बच्चों को भेजो, और ग्राउंडों में आज रात में ग्राउंड सफाई करके लो, लाइट का इंतजाम करके लो,
और जितना हो सकता है इंशाल्लाह कोशिश करो कि भाई हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। अग्निवीर के बारे में जिस तरह से हमने बात की थी अजमत खान साहब इनसे कि अग्निवीर का जो मामला आता है 4 साल का एक यहाँ पर सर्विस दी जा रही थी केंद्र सरकार की जानिब से अग्निवीर के लिए, जबकि देश के फौजी बहुत वैल्यूएबल है और देश की रक्षा करने के लिए फौज में होना बहुत जरूरी है हिंदुस्तानी लोगों का। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जितने बीजेपी के फैसले हुए और जितने बीजेपी के जो प्रोग्राम हुए वो सब हिंदुस्तान के हक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ हुए। और ये सोचते कि भाई ये मुसलमानों के हमने दबाने के लिए आप क्या कर दिए कि ये 3 तलाक का वो हमने बिल पास कर दिए, अभी औकाफ का बिल पास कर रहे हैं। और मुसलमान क्या है मालूम है, अल्लाह आलम क्यों ऐसा हो रहा है कि मुसलमान बुज़दिल लोग हैं। कल के दिन ऐसा हो जाएगा कि भाई जितने सरकारी लोग हैं उनको बोलेंगे भाई आपकी आबादी बढ़ रही, हफ्ते में 2 बार ही क्या करो, आप क्या करो मालूम है, आबादी कम करने के लिए अपना इस्तेमाल करो, नहीं तो हम क्या करेंगे मेडिकल। इतनी नौबत मुसलमानों ने ला लिए, इतने दबाव में आए हुए हैं, अल्लाह आलम क्या मालूम नहीं। अच्छा, मैं अब आता हूँ फौज के ऊपर। आप देखिए फौज में होता क्या है, क्योंकि मेरे वालिद साहब फौजी, उनके 3 भाई फौजी, दादा फौजी, रिश्ते के तकरीबन फौजी, और मेरा खुद बचपना है ना ये फौज के महल्ले में गुजरा। फर्स्ट लांसर बड़ा बाजार निज़ाम की नंबर 1 फौज थी, जिसको क्या बोलते, फर्स्ट बोले तो फर्स्ट लांसर बड़ा बाजार, सेकंड लांसर, थर्ड लांसर, लंगर, ऐसा एरिया वाइज नामा है। हम जिस महल्ले में रहते थे, हमारे ताया हमारे वालिद साहब सब फौज में थे, उस महल्ले में हम लोगों को घर मिले हुए थे। तो मेरा बचपना खुद क्या फौज में गया, और फौज के रूल्स जो मैं देखा क्या, एक देखिए बाप दादा फौजी रहते, 80% फौज में जो इंडियन फौज में है वो बाप दादा की औलाद ही फौजियों की औलाद चलते आ रही। और आजकल क्या हो गया, बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से, पढ़े लिखे लोग होने की वजह से लोग क्या करे फौज में भी ट्राई कर रहे। माशाल्लाह हिंदू मुसलमान कुछ ये जो जहन नहीं था, ये लोगों ने वहाँ भी जहन पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, आप देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ फौजी के फैसिलिटीज क्या मिलते थे कांग्रेस के दौर में। देखो वो देखो मत, इतनी बड़ी गलती जो बीजेपी करी है, बीजेपी माफी चाहते हुए हिंदुस्तानियों से, ये जो 4 साल का जो इन्होंने प्रोग्राम रखी है, माफी चाहते हुए इसको वापस करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये कैसा है, देखिए एक लड़का है, उसका बाप फौजी रहता, उसका दादा फौजी रहता, तो जहन में 12-14 साल से ये सोचता कि मैं फौज में जाऊंगा, और वहीं से वो तैयारी करके आता। जब यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेता, आने के बाद सिलेक्शन हो जाता उसका, जब सिलेक्शन होता तो 9 महीने की सख्त ट्रेनिंग रहती उसको। और मैं अपने खुद आंखों से देखा ये, क्योंकि हमारा बचपना पूरा वो मिलिट्री एरिया में गया। बट फिर जब फायर के ट्रेनिंग देते थे तो हम जाके क्या करते थे, ये जब वापस चले आते थे तो हम उसके शीश निकाल कर लाते थे, और हम फतों के पीछे बैठते थे, फायर होता था सब बाद में। और मैं लंगर खाना, मस्जिद थी बहुत बड़ी वहाँ पे, कुतुबशाही मस्जिद है, उसके पीछे लंगर खाना है। जब हम नमाज पढ़ते फजर की, थोड़ा टहलते थे, दोपहर का हमारे स्कूल रहते थे, तो नाश्ता हमारे लिए 10 बच्चों का, 15 बच्चों का, 20 बच्चों का गरम गरम नाश्ते पानी सब वो फौजी लोगों ने लाके हमारे पास मस्जिद में देते थे। लो भाई बच्चों आओ, पकौड़ा ले, ये पूरी है, ये भाजी, ये जो जितना होता, 4 बजे के टाइम में चाय, हर वो चीज़। इतने दिलदार फौजी होते कि बस आप उसका अंदर लगा नहीं सकते। और ये नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे, और ये नामुमकिन है। क़यामत तक भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो जोड़ है, वो जोड़ आपको फौज में मिलेगी। तुम अगर कितना भी तुम वो कर लो बाहर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन इनकी इतनी बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ, जब लड़का 18 साल में फौज में हो जाता तो 20-22 साल में आके शादी करता, 3 साल तक उन्हें क्या, वो ट्रेनिंग में रहता, 9 महीने की ट्रेनिंग, फिर ड्यूटी। अच्छा, ड्यूटी कैसी, 4 बजे रात को उसको उठा देते, 4 बजे रात को उठ के नहाना धोना, 6 बजे ग्राउंड में हाजिरी होती, फिर शेड्यूल बनता कि भाई जिसको किसी कहाँ भेजने का ज्यादा जाते, वो 4 बजे तक 5 बजे तक उसकी ड्यूटी करके वो आता। आने के बाद स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते, ड्रामे चलते, डांस चलते, इतना बेहतरीन जिंदगी गुजारते पूछो मत। अच्छा, हर 3 साल के बाद फिर आपको यहाँ जैसे आंध्र प्रदेश में है तो आपको दूसरी जगह भेजेंगे, और हर 3 साल को क्या करते, इनकी तबादले करते थे। अब जो नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम ये जो रहते, तो शराब भी फौज में अलाउड है। और वो भी क्या मालूम है, बगैर टैक्स के आपको एक्स्ट्रा मिलती, और एक लिमिट शराब भी देते, ताकि भाई वो पहाड़ी इलाके है, सरहद इलाके है, उनके लिए जैसा नॉर्मल में यहाँ कोई ड्यूटी करा 4 बॉटल देंगे,
तो वहाँ पे डबल देंगे, ताकि क्या है मालूम है, वहाँ पे अपने आप को सेव कर सके। और हिंदुस्तान का जो फौजी है, क्या ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो दीजिए। हिंदुस्तान का फौजी दुनिया के नंबर 1 फौजों में से हिंदुस्तान फौजी है। उसकी वजह क्या बताइए? वो जीरो उस पर भी हिमालय पे रहता, कारगिल पे रहता, और जब उतर के ड्यूटी उसकी राजस्थान में पड़ती तो 50 डिग्री पे वो भी ड्यूटी करता। दुनिया का मैं बताऊँ, अमेरिकन है, अमेरिकन क्या करते हैं सोल्जर, उनका कोई ईमान नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, ड्रेस के ऊपर उनके ड्रेस ऐसे बने हुए रहते, अगर आग में भी खुदा खाता कूद गए तो जलते नहीं, उनकी तो इतना सेफ्टी रहता। और हमारे लिए क्या है बताइए? जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती, कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो बीजेपी एक अग्निवीर जो लाई, उसके नुकसान में बताना चाहता। पहले आपको फायदे बताऊंगा फौज में क्या है। भाई आपको कैंटीन जाने का लेने का है, आपको ग्रेड के हिसाब से आपको क्या मालूम 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का आप वहां से ले सकते। वहाँ ना जीएसटी लगता, ना इनकम टैक्स लगता, न कुछ ना डुप्लीकेट मिलता। चाहे रिन साबुन रहो, कि तुम्हारे को निरमा रहो, कि तुम जो चीज़ लेना चाहते, जितनी फैसिलिटी, जितनी आपके घरदार के लिए लगता सामान, जितना चाहे अचार लो नंबर 1, आपका घी लो नंबर 1, हर वो चीज़ चक होके बाकायदा कैंटीन में आती और आपके कार्ड के ऊपर मिलता। हत्ता कि आप ताजुब करेंगे, मैं 90 से पहले की बात बता रहा हूँ, ओपन एयर थिएटर रहती, हर एरिया में ओपन एयर थिएटर रहती। उसका टिकट कितना था? 4 आने और 40 पैसे। 6 तो महीने में पास फुकट देती गवर्नमेंट। उसके बावजूद भी अगर आप पिक्चर देखना चाह रहे तो क्या है टिकट? 40 पैसे 4 आने। अब बताइए इससे ज़्यादा फैसिलिटीज आपको क्या मिलना? हाँ, ये आपको तो आपके इंटरटेनमेंट के लिए है ये। अच्छा, आप मेडिकल के लिए आइए। मैं अपने घर की बात बताना चाह रहा। मेरे भाभी को दवाखाने में ले गए डिलीवरी के लिए, खून की कमी हो गई डिलीवरी के लिए, तो वो वहाँ का डॉक्टर फोन कर जाके भाई 4 जवान भेजो। वो इसलिए कि कौन सा ग्रुप किसका लगता है, कौन सा ग्रुप किसका लगता है मालूम नहीं। एक कॉल पे 5 मिनट के अंदर दवाखाने में आ गए, और दवाखाने में आए और वो खून चढ़ा, इधर डिलीवरी नॉर्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैसिलिटीज बताना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर आपको वजीफा मिलता। आप देखिए वजीफा मिला तो कितना वजीफा, आप ताजुब करेंगे। मालूमात करके लो, मेरा फ़ोन नंबर है 95 45 34 32 64। मेरे एक ताया ने 65 साल वजीफा खाए। अब बताइए 65 साल वजीफा खाए। 44 में उन्होंने रिटायरमेंट हुए थे, ये निज़ाम की फौज में थे। तो आप बताइए कितना आज भी जो वजीफे की वो है ना, इन्होंने उसके सिस्टम को भी बर्खास्त कर देते। अरे भाई फौज में आदमी जाता, मेडिकल लगता, दवाखाने में जाने के बाद फौजी 5 लाख रखो 10 लाख रखो, वो गवर्नमेंट देती। हत्ता के घर का किराया तक, जो तुम ऑटो में घर से लेके आ रहे वहां तक, दवाखाने तक, और वापिस जा रहे, वो भी आपको मिल जब मिल जाता। 2.5 लाख रुपए तक तो मैं समझता हूँ स्पॉट पे मिल जाते आपको। और आगे की कार में पुलिस हो क्या था, इनका सोल्जर बोर्ड रहता। फौज से निकलो, पुलिस में नौकरी जब भी मिल जाती, बैंकों में नौकरी मिल जाती। मेरे एक भाई समद खान साहब थे, उनकी फौज से निकले, बेगमपेट एयरपोर्ट पे नौकरी। अब बताइए तो फैसिलिटीज कितने फौज में है। हाँ, उनके बच्चों की तालीम फ्री, उनके ड्रेस फ्री, फौजियों के ड्रेस फ्री, उनके जूते फ्री, हर वो चीज जो उनके जिंदगी में लगती, जब तक खिदमत करते, हर वो चीज गवर्नमेंट अपने तौर पर देती। हत्ता कि चड्डी बनियान तक वो गवर्नमेंट देती। अब आप बताइए, और ये जो अग्निवीर लाए, इसके नुकसान आप देखिए ना। ये बच्चे है ना जो फौजी है, अब हिंदू मुसलमान, एक मुसलमान बोल रहा बोल के मत सोचो। हाँ, ये फौज का मामला है। बच्चे सिलेक्शन हो गए, उनका मेडिकल होगा, उनको खाली क्या मालूम है, ऑर्डर मिलना था कि भाई आप जाइए फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह, आपको नौकरी मिल गई, और वो रद्द कर दिए। अब देखिए भाई, एक बच्चे की शादी होती तो भाई क्या में काम कर रहा बच्चा फौज में, अरे 4 साल, और क्या मिल रहा 10 लाख रुपए। अरे एक नगर सेवक का चमचा, हाँ, साल में 10 लाख रुपए कमा रहा। 4 साल के बाद बोल रहे उन्होंने इसके पैसे काट के इसको जमा करके इसको देंगे, निकल जाओ 10 लाख रुपए मिल रहे। अरे तरकारी बेचने वाला 5,000 रुपए 10,000 रुपए कमा रहा। तो आप बताइए हालात कैसे चल रही है। और इनके क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सबसे निराधार बोल रहा हूँ, जो है ना, जो नुकसान पहुंचाने वाला कौम को, ये हिंदू मुसलमान को देखो ना। अब नोटबंदी भी किसका नुकसान हुआ? कि हिंदू मुसलमान का नुकसान हुआ। तो उन्होंने जाके सिंगापुर से नोटबंदी हुई थी, उस सिंगापुर को फायदा हुआ। छोटा सा एक मुल्क है, उन्होंने फायदा करा। इन्होंने क्या करे, नोटबंदी कर दी। ठीक है भाई, नोटबंदी करे, उसका नुकसान क्या हुआ? अब नोटबंदी करे तो आप प्लान करे होंगे ना, खाली आप नींद में से उठे आगे 8 बजे के भाई कल से नोट बनने वाले जमा करो। आपकी कमेटी है, आपके मेंबर है, कितने 500 मेंबर, 300 मेंबर, 200 मेंबर, 1000 मेंबर, आपके पदाधिकारी, MLA, आमदार, खासदार,
हर वो चीज की प्लानिंग हुई होगी ना भाई। जो हमने नोट बंद कर रहे, जितने नोट है पहले तुम क्या करो, जमा करा लो। बिल्कुल सही बात। तो उसका नुकसान, अच्छा फिर वो उसका नुकसान क्या हो गया, जो लोग छोटे व्यापारी थे जमा करे थे पैसे, उनके पैसे डूब गए। अच्छा जितने लाइन में लोग लगे हुए थे उनके पैसे थोड़ी थे, जिसके पास पैसे ज्यादा थे उन्होंने क्या करे, भाई ठीक है चल इतने पे इतना परसेंटेज पे ला के दे, हमारे ये पैसे ही नहीं। तो कितने आपके पास आ रहे। फिर उसके बाद और एक नुकसान क्या हुआ, उन्होंने क्या करे भाई, जब नोटबंदी करे आप 1000 की नोट बंद करे, 500 का रखना था 2000 करे। क्यों भाई, ब्लैक बिल पूरी मनी एक जगह कर लो और बाद में फिर हम इसको बंद कर देने वाले हैं। और फिर अच्छा आज सोना जो है 70,000 75,000 जा रहा, हो सकता है कल ऐसे 5,000 है तो 1 लाख भी देंगे। वजह क्या है, आज प्लाटिंग है देखो ना, जो खेत 10,000 20,000 में बिकता था आज 20 लाख में नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है, लोग इन्वेस्ट कर रहे खेती पे और सोने पे, और गरीब मर रहा ना। गरीब का क्या है बताइए। तो ये पॉलिसी जीएसटी निकाले, और उन्होंने वहां से काट के दे दे रहा। हम एक सेकंड मोटर ले भाई, जीएसटी इतना, रोड परमिट इतना, ये तुम्हारा इंश्योरेंस इतना, ये इतना, ये लो भाई ये चलो। तो नकद उन्होंने कर रहे, हमारे को चीज आने से पहले नकद ये कर रहे। इनके क्या पॉलिसी है, मैं खुल के बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा हूँ इनकी जो। और मेरे को तकलीफ क्या है, ये जो अग्निवीर जो लिए उन्होंने प्रोग्राम चालू करे हैं, अब एक अग्निवीर एक ऑफिसर का इंतकाल हो गया, शहीद होगा बेचारा। अब उसके लिए आप क्या देंगे बताओ। 4 साल में बोल रहे हम 10 लाख रुपए जमा हो रहे उसको। अच्छा एक बात है कि भाई चलो, अगर वो 4 साल में ट्रेनिंग लेके आ रहा, 6 महीने की ट्रेनिंग ले रहा, बाद में 4 साल के बाद बाहर निकला, बाहर आके क्या उन्हें तरकारी बेचेंगे क्या अंडे बेचेंगे। अरे ऐसे जो गुंडे हैं ना, उन्होंने इनको बॉडीगार्ड रखेंगे। क्यों, ये फौजी है, ये जान पे खेल के आया हुआ है, इसको हर वो हथियार की ट्रेनिंग है। अब ये फिर कैसे बचेंगे। पहले तो पूरी हुकूमत गुंडागर्दी में चल रही, वो देखो ये तड़ीपार, ये देखो ये वो देखो वो देखो। पार्लियामेंट में आप अगर 548 है, कोई पार्टी की बात नहीं करो, मैं बीजेपी कांग्रेस ये वो नहीं है, 20 से 30% मर्डरिस्ट रेपिस्ट ये हमारे आमदार खासदार हैं। तो माहौल ऐसा चल रहा। मेरा बोलने का मतलब है, मैं और खास तौर पे मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ईमान पे खात्मा करो जिंदगी का, मौत तुमको छोड़ने वाली नहीं है। और ये दलाली बेमानी जो भी अपने दिल में है निकालो, अल्लाह ताला वक्त दिया हुआ है, तौबा करो और क्या करो, ये सब अपने दिल से निकाल के इस्लामी एतबार से जो कानून है मुल्क से वफादारी करो, महल्ले वालों से वफादारी करो, पड़ोसियों का हक दो। और ये जो धंधे करते, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, ये जो धंधे उल्टा पलट करते, अभी वक्त आ गया कि भाई आप संभलो और लोगों को बता दो कि मुसलमान क्या चीज़ है। और कोई बेमान मुसलमान कभी फौज में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बेमान मुसलमान की ईद तो बाहर हो तो उन्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। मेरे महल्ले का बच्चा ख्वाजा पाशा है, कारगिल में शहीद होगा वो, जिसकी उम्र 22-23 साल थी। अल्लाह ताला शहादत का मर्तबा दिया और उन्हें हंसी है खुशी। और जब मेडिकल उसका हुआ तो उसके सीने पे गोलियां थे, पीठ पे गोलियां थे। हैदराबाद फसलान सर के ख्वाजा पाशा की बात कर रहा हूँ मैं, कारगिल की जंग में उसके सीने पे गोलियां थे। ये दास्तान हमारे अजमत खान साहब इन्होंने सुनाई है। हकीकत में 4 साल का जो यहाँ पर इंडियन आर्मी में, इंडियन फौज में जो अग्निवीर का यहाँ पर भर्ती करने की बात कही गई है नरेंद्र मोदी इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में। अब जिस तरह से पहले से ही फौज में फौजी हमारे हिंदुस्तानी फौजी रहते थे, उनका जो रिटायरमेंट हुआ करता था, उनको जिस तरह से फौज में सहूलतें दी जाती थी, यही सहूलतें आज भी होनी चाहिए। यही हमारे अजमत खान साहब इनका मानना है और देशभक्त है अजमत खान साहब, और इनकी देशभक्ति इसी बात से उभरती हुई नजर आती है। हकीकत में ये जो अग्निवीर का मामला है, इसे केंद्र सरकार ने रिजेक्ट करना चाहिए और कंटिन्यूअसली भारत देश में फौजियों को जो पहले से नौकरी दी जाती है उस तरह से नौकरी, उस तरह से ही फैसिलिटीज दी जाए। यही मांग इस वक्त परभनी आज तक के माध्यम से केंद्र सरकार से अजमत खान साहब इन्होंने की। ये जो फार्मूला है 3 साल 4 साल का, ये पूरे अरब ममालिक में, छोटे वहाँ पे ममालिक में क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है और अवाम कम है। उनकी हिफाजत के लिए 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग उन्हें मस्त रखे। हर औरत को, मर्द को, इसराइल वाला तो हर मर्द और औरत को ट्रेनिंग रखता, और जब भी जरूरत पड़ती, दुश्मन हमलावर होता मुल्क के ऊपर, तो इनको वापस बुला लेते कि भाई आप कहाँ हैं, अमेरिका में, चलो आ जाओ, आप कहाँ हैं, दुबई में, चलो आ जाओ, और खड़े रहो, फिर लड़ो बेटे। उनके लिए ये ट्रेनिंग रहती। और रेगुलर जो ट्रेनिंग रहती है वो रेगुलर ट्रेनिंग रखना चाहिए ना भाई। आपको क्या तकलीफ है, आज तुम्हारी हुकूमत है, कल चले जाएंगी। लेकिन ये जो बात है, ये जो तुम क्या कानून बदलते बदलते क्या फौज को बदल देंगे, कल के दिन क्या क्या बदलना चाह रहे आप।
ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान की इज्जत का है, वो फौजों की इज्जत का है और ये फौजों का मसला है। और इनके कौन से बाप दादा फौजों में थे बोल के, और इनको अगर मालूम होता रूल्स क्या है फौजी के, क्या तलब रहती फौजी की, तो उनको मालूम होता कि भाई ये है, ये जो लाया कानून में 4 साल में हम उनको देंगे, रिटायरमेंट कर देंगे। अरे ये क्या है, अरब ममालिक में, इसराइल में है, ताकि भाई अगर खुदा ना खास्ता दुश्मन आपके हमलावर होता तो आज क्या है, आप उनको खड़े रहना पड़ता। आज क्या है बताइए, आज हिंदुस्तान खुद इसराइल भेज रहा फौज के लिए। क्यों? कि भाई इसराइल के फौजी कम है, माहे रहे थे, ठीक है भेजो, मसला उसका नहीं है। फौजी को इज्जत दो और बीजेपी हुकूमत माफी चाहो फौजी से, फौजियों से माफी चाहो कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और जितने भर्ती करे उनको रेगुलर करो, ये मेरी मांग है। हकीकत में 2024 में देश भर में लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, और लोकसभा के इलेक्शन के बाद में राहुल गांधी साहब इन्होंने जिस तरह से बात रखी है केंद्र सरकार के सामने कि फौजियों को रेगुलर किया जाए। एक देशभक्त आज आपके सामने बैठे हुए थे, अजमत खान साहब। अजमत खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनके खानदान के तमाम ही लोग, इनके वालिद साहब, इनके चाचा, इनके ताया, तकरीबन लोग हिंदुस्तानी फौज में थे, और हिंदुस्तानी फौजी के ही घराने से एक फौजी के ही बेटे ने ये मैसेज दिया है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है, और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है, और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है, और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है, और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है, और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है, और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है, और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन, और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है, और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है,
लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।